आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें कुल 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। और यह जो 80 क्वेश्चन है इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास है। अभी तक हम जितने सारे भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा रहे थे वह क्वेश्चन या तो नीचे लेवल के थे या फिर मीडियम लेवल के थे, लेकिन आज के इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे सारे क्वेश्चन ऊपर के लेवल के हैं, यानी कि बिहार बोर्ड लेवल के हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा में एक एक क्वेश्चन का सही जवाब देकर के आए, चाहे नीचे लेवल का क्वेश्चन हो या फिर ऊपर लेवल का, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि CO2 क्या है। CO2 अम्लीय है कि क्षारीय है कि लवण है कि अनिश्चित है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि पहला का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, यानी कि जितने सारे भी अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा कि अम्लीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट अयस्क है। कॉपर पाइराइट CuFeS2 किसका अयस्क है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कि कॉपर पाइराइट तांबा का अयस्क है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो फटाफट से नीचे कमेंट में भर दीजिए कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है कि कैथोड पर होता है कि दोनों पर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। 4 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो पांचवा का सही जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग कि C4H10। ध्यान रखिएगा, C4H10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन बताइए कि हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। हीरा एवं ग्रेफाइट, तो ध्यान रखिएगा कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। 6 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है, सभी क्वेश्चन खास है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ऊपर लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा सातवां का सही जवाब हो जाएगा CnH2n+10H होता है। 7 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। आठवां नंबर क्वेश्चन, तो 8 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि CH4 जो है वह सहसंयोजी यौगिक है। ध्यान रखिएगा CH4। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि कार्बन क्या है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा कि कार्बन एक धातु है जिसका संकेत C होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन जो कि एक आसान क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यानी कि जब मनुष्य आराम कर रहा होता है तो उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जाहिर सी बात है कि जब नॉर्मल में है तो 72 बार धड़केगा। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग, यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको सही चुनना है। तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है। ध्यान रखिएगा 11 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं चाहिए। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी बैना केव होता है। ध्यान रखिएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण जो होते हैं वह उत्पन्न होते हैं, कहां पर उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो पादप नियंत्रक होते हैं वह बढ़ते तने के अग्रभाग पर
भी होते हैं और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 14 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। 15 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, कमेंट एकदम भर जाना चाहिए, इतना आप लोग कमेंट करिए। और लाइक तो आप लोग दबा करके करिए, एकदम ठोक दीजिए लाइक। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो 16 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय वाला भाग, ध्यान रखिएगा 16 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहां पर होता है, तो ध्यान रखिएगा कि फैलोपियन नलिका में होता है। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, यानी कि जिनका कोई उपयोग नहीं है, यानी कि वह अवशेष है, यानी कि उसको हम लोग अवशेषी अंग कहेंगे। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, यानी कि मेंडल ने जो नियम का खोज किया उसकी पुनः खोज से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा शर्मक, ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से बताइए, अन्यथा हम तो बताएंगे ही। 20वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द तो ध्यान रखिएगा जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। 20 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि CFC क्या है। CFC का पूरा नाम तो आप लोग जानते हैं, CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि 21 का कौन सा जवाब सही होगा। ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो 21 का ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि कोलीफॉर्म क्या है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कोलीफॉर्म क्या है। 22वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर 22 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कि कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन तो ध्यान रखिएगा 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित किरण है। देखिए यहां पर समतल दर्पण नीचे है, यह वाला समतल दर्पण है, यहां पर AB एक आपतित किरण है, यहां पर एक AB आपतित किरण है, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा। देख लीजिए अगर यहां पर सीधा हम लोग लंब डालते हैं तो यह 90 डिग्री का होगा। यहां पर पहले से 40 डिग्री का है तो यह कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि सही जवाब कौन सा होगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो लंबवत होता है 90 डिग्री का होता है, और पहले से आप लोग यहां पर देख लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा हुआ भाग 50 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 24 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण कौन से होते हैं। मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 25 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्यों। यहां पर कारण पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्यों प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है। तो 26 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः क्या होती है। तो आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा, तो 27 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसके आंख में उत्पन्न दोष कौन सा है। तो अभी हम आपको बताएं कि ऋणात्मक जो होता है वह अवतल दर्पण में होता है या फिर अवतल लेंस में होता है। तो ऋणात्मक जब अवतल में हो रहा है और अवतल यानी कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल से किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जब चश्मे का पावर ऋणात्मक है यानी कि दोष कौन सा है, तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन ऑप्शन में तो निकट है ही नहीं, चारों ऑप्शन गलत है। यहां पर इसको छोड़ दीजिए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 28 नंबर छोड़ दीजिए। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। देखिए एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु तो हम आपको बता चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर के लिए तो कोई फिक्स नहीं है। दूर तो जहां तक मन वहां तक देख सकता है, जहां तक दिखाई पड़ रहा है वहां तक देख सकता है। यानी कि स्वस्थ
आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है? 29 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी को आकर्षित कर रही है, तो वस्तु बी क्या होगी? देखिए, जब एक वस्तु आवेशित हो गया तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरा वस्तु आवेशित है कि नहीं है। अगर आवेशित होगा फिर भी उसको आकर्षित करेगा, और दूसरा वस्तु यदि उदासीन होगा यानी कि आवेशित नहीं होगा फिर भी उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा। यानी कि यह कोई फिक्स नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आवेशित भी और उदासीन भी, यानी उपयुक्त दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। 30 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइए कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है उच्च विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर, कि निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर, कि समान विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर? जल्दी से बताइए तो 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है। 31 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहां पर वाट के जगह पर वोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा, वाट के जगह पर वोल्ट होगा, यानी कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस बराबर पूछ रहा है। तो रेसिस्टेंस बराबर सूत्र हम आपको क्या बताए थे? V स्क्वायर बटा P बताए थे, V स्क्वायर बटा P। तो V स्क्वायर, तो V हमारा कितना है भाई? 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वायर यानी कि 220 गुने 220 कर लीजिए, और बटा में P यानी कि पावर कितना हो गया? तो 100 हो गया। अब एक शून्य से एक शून्य काट दिए, इधर एक शून्य से एक शून्य काट दिए, अब 22 गुने 22 आ गया, तो 22 गुने 22 आप लोग ध्यान रखिएगा 484 होता है, यानी कि 32 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, तो कमेंट को एकदम बिल्कुल भर दीजिए, आज कमेंट भर जाना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक आसान क्वेश्चन है कि डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कि उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 34 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा ऊपर लेवल का होगा। अगर आपके परीक्षा में ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके लिए भी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो 35 का सही जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 35 का सही जवाब हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन। 35 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, जो 35 नंबर क्वेश्चन है वह अधिकांश लड़कों के लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन कितने लड़के हैं जो पहले से इसका जवाब जानते थे? कमेंट में बताइए। तो उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन भी बताइए, विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 36 का सही जवाब होगा कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, SnCl2 क्या है? SnCl2 जिसको टीन क्लोराइड बोलते हैं। Sn किसका संकेत होता है? टीन का संकेत होता है, और Cl2 मतलब क्लोराइड हो गया। तो टीन क्लोराइड जल्दी से बताइए क्या है? ऑक्सीकारक है कि अवकारक है? तो 37 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा अवकारक है। 37 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al से बन गया Al2O3 + Fe। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए कि Fe यहां पर O2 के साथ में था, Fe यानी कि लोहा यहां पर ऑक्सीजन के साथ में था, लेकिन यहां पर जो Fe है वह बाहर हो गया, यानी कि विस्थापित हो गया, और जैसे ही विस्थापित हुआ यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। 38 का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बताइए 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कौन सा कारण है? ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है तो उससे जल खत्म हो जाता है, और ऐसा जिप्सम के कारण होता है, तो इसको हम लोग जलांशन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा 39 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे लड़कों के लिए नया क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? Na2CO3 कहने का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण सॉल्वे विधि से होने के लिए कच्चा माल क्या क्या जरूरी है? तो ध्यान रखिएगा, कच्चा माल के रूप में हमको चाहिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड चाहिए, NH3 यानी कि अमोनिया चाहिए, और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, यानी कि 40 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? 41 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो 41 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए। अच्छा आप लोग बताइए तो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? जो पीयूष ग्रंथि है इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है। इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही जल्दी से बताइए तो 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कान संवेदी ग्राही है, आंख संवेदी ग्राही है, नाक संवेदी ग्राही है, लेकिन दिमाग संवेदी ग्राही नहीं होता है। तो 42 का डी ऑप्शन सही होगा। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि होता है, ध्यान रखिएगा, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइए। समजात अंगों का उदाहरण है 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? समजात अंग। तो ध्यान रखिएगा समजात अंगों का उदाहरण कौन हो जाएगा? 43 का सही जवाब हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यह तो सही है। हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से इसका ए नंबर ऑप्शन बोले तो ज्यादा सटीक होगा 43 का ए नंबर ऑप्शन, कि जो हमारा हाथ होता है और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है वह दोनों का एक ही अंग होता है, यानी कि समजात अंग में आता है वह। 43 का ए ही नंबर ऑप्शन मारिए, ज्यादा सही होगा। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है वह वंशानुगत नहीं है? तो देखिए आंखों का रंग यह वंशानुगत हो सकता है। अगर माता पिता के आंखों का रंग हल्का नीला है तो हो सकता है कि उनके बच्चे का भी आंखों का रंग नीला हो, तो यह वंशानुगत होगा। चमड़ी का रंग, अगर आप लोग देखते हैं कि माता पिता सांवले होते हैं तो बच्चा भी सांवला होता है, माता पिता गोरे होते हैं तो हो सकता है कि बच्चा भी गोरा हो जाए, इसलिए चमड़ी का रंग भी वंशानुगत है। लेकिन बाल की प्रकृति की अगर बात करें, देखते होंगे आप लोग कभी कभी कि अगर किन्हीं के पिताजी का बाल झड़ा हुआ है तो उनके बेटे का भी कभी कभी बाल झड़ जाता है। तो बाल की प्रकृति भी जो है ना वह वंशानुगत है, लेकिन जो शरीर का आकार है वह वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर पिताजी बहुत ज्यादा मोटे हैं तो उनका बेटा भी मोटा होगा, हो सकता है कि बेटा बहुत ज्यादा दुबला हो जाए, इसलिए 44 का सी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण यानी कि कौन किसको खा जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन देखिए, घास जो है वह बकरी खाता है और बकरी को मानव खा जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? देखिए कचरा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय। तो ध्यान रखिएगा कि अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा होता है वह कभी भी गलता नहीं, अगर कितना दिन भी आप बाहर में फेंक करके उसको छोड़ दीजिए वह कभी नहीं खराब होगा। लेकिन जो जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है वह खराब हो जाता है। तो अगर टिश्यू पेपर को आप बाहर में फेंक देंगे तो वह कुछ दिन के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर केले के छिलकों को फेंक देंगे तो वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन थर्मोकोल को अगर आप कितना दिन भी फेंक करके छोड़ दीजिए वह कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग कहीं पर भोज खाने के लिए जाते होंगे तो एक फोम वाला खक्सा वाला जो थाली आता है ना उजला व्हाइट कलर का, वह थर्मोकोल होता है, और देखते होंगे कि वह उसको कितनों दिन बाहर में फेंक देता है फिर भी वह ना तो सड़ता है ना गलता है, यानी कि जस का तस रहता है। यानी कि जो थर्मोकोल हो गया वह अजैव निम्नीकरणीय कचरा हो गया। 46 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 47 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए तो निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? जल्दी से बताइए निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में कपड़ा धोना यह तो प्रदूषण होगा भाई। गंगा में अधजले शव को बहाना, इससे भी प्रदूषण होगा। और जब गंगा में रासायनिक अपशिष्ट बहेगा तो इससे भी प्रदूषण होगा। लेकिन जब गंगा में कोई मछली पाल रहा है तो उससे प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि मछली तो पानी में ही रहता है। तो 48 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका जवाब तो आप लोग जानते होंगे 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो मानव नेत्र, ध्यान रखिएगा कि जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टि पटल बोलते हैं या फिर रेटिना, ध्यान रखिएगा 50 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। 51 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? 52 नंबर क्वेश्चन, तो 52 का सही जवाब हो जाएगा पश्चिमाभि द्वारा। 52 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा एक एंगस्ट्रम का मान होता है 1 गुने
10 के पावर -10 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो अगर 10 के पावर -10 मीटर में 1 से गुना करेंगे तो 10 का 10 ही होगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 10 के पावर -10 मीटर। उसके बाद चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जल्दी से बताइए। तो 54 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 54 का सही जवाब कौन सा होगा। तो यहाँ पर 54 का सही जवाब हो जाएगा लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट का निवारण किया जाता है अवतल लेंस से। 55 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। 56 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष का हम आपको परिभाषा बताए थे कि दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है लेकिन निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है यानी कि उसमें दूरदृष्टि दोष है। 57 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो 7 रंगों के मेल से बनता है। बैनी आह पिनाला या फिर बैजानी आह पिनाला भी हम लोग बोलते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, वह कहीं तक भी देख सकता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह किस दृष्टि दोष है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा उसे इलाज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि द्विफोक्सी लेंस से इलाज होता है जरा दृष्टि दोष का, जो कि बुढ़ापे में होता है। तो 60 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो 61 का सही जवाब कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा समंजन क्षमता के कारण होता है। 51 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। 52 का डी ऑप्शन सही, 62 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद बताइए 63 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जल्दी से बताइए तो कि किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। अगर सबसे कम पूछे तो लाल हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइए कि नेत्र में प्रवेश करते समय के परिमाप को नियंत्रित कौन करता है। अब बताइए 64 नंबर क्वेश्चन की नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाप को नियंत्रित कौन करता है। 64 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा आयरिस करता है। 64 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए। कमेंट एकदम आज बिल्कुल भर जाना चाहिए और लाइक तो एकदम इतना आना चाहिए कि जितना आज तक कभी नहीं आया है। तो हम भी आज देख लेते हैं कि स्टूडेंट पावर क्या होता है, स्टूडेंट में कितना दम है। चलिए जल्दी से बताइए 65 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। 65 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक एकदम दबा करके करिए। जितना लाइक आज होना चाहिए एकदम रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। जल्दी से 66 नंबर क्वेश्चन बताइए, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 66 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन बताइए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। तो 67 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो 68 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब 69 नंबर क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम किस रंग में होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। 69 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वह किस रंग का होता है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा बैगनी रंग का होता है। 70 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग जल्दी से बताइए। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए। कह रहा है
कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। अगर किसी कोलाइडी विलयन में कोई निलंबित कण से प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। 71 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या करता है, आइरिस करता है। तो आइरिस का दूसरा नाम परितारिका भी है, तो 72 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बताइए कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष का ही दूसरा नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। तो 73 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 73 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो तरंगदैर्घ्य होता है उसे सामान्यतः किस चीज के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 74 का सही जवाब हो जाएगा एंगस्ट्रम के रूप में। जो तरंगदैर्घ्य होता है उसे एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा कि आइरिस होता है, जिसको परितारिका भी बोलते हैं। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोग अपना दिमाग लगाइए और बताइए जल्दी से कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। 76 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए अपना दिमाग आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन में लगाइए कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। 77 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जवाब है जो कि इस ऑप्शन में सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, तो 77 का सही जवाब हो जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई पड़ता है। 77 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए उसके बाद 79 नंबर बताइए, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। अगर आप लोग पानी से बाल्टी को भर दीजिएगा तो लगेगा कि गहरा कम है, तो इसका कारण क्या है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और अब उसके बाद हम लोग फाइनली 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका जवाब सभी लोग जानते हैं कि 5 सतहों से घिरा होता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो 80 क्वेश्चन हम आपसे पूछ दिए, यह समझिए कि आपके लिए रामबाण है, घोर करके पी जाइए। बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, मस्त है, एकदम जबरदस्त है। इसमें से हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द ईयर है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अब गेस क्वेश्चन आने वाला है और आपके पास गेस क्वेश्चन पहुंचने वाला है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना दम दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए। और जो नए स्टूडेंट है पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे थे तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।